स्टार कैफे। रोहन और सालू अपनी अपनी कॉफी लिए हुए एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। दोनों में नॉर्मल बातें चल रही थी। बीच बीच में सालू रोहन के किए हुए मजाक पर हंस पड़ती, जिसे उनसे कुछ दूर बैठा हुआ अयान देख देख कर मन ही मन कुड़ रहा था। यह भाई को भी मैं ही मिला था इस छिपकली की निगरानी करने के लिए। घर में इतने सारे बॉडीगार्ड किस लिए जमा कर रखे हैं? फिर जब मुझे ही इनका बॉडीगार्ड बनना था, बेवजह यहाँ बैठकर इनकी खाका खीखी सुननी पड़ रही है। और इस रोहन को तो देखो कैसे चिपक रहा है इस छिपकली से। इसकी तो मैं अयान मन ही मन बड़बड़ाता रहा। दरअसल श्लोक को जब पता चला कि सालू कॉफ़ी पीने के लिए रोहन के साथ जा रही है, तो उसने अयान को कॉल करके उसे सालू के पीछे भेज दिया था, ताकि उसकी सेफ्टी हो सके। खतरा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी था ही, और श्लोक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सालू एक साधारण लड़की थी, तो उसके आसपास बॉडीगार्ड देखकर सबको शक हो सकता था। इसलिए उसने अयान को यहाँ भेजा था कि मौका पड़ने पर अयान उसे बचा लेगा और बाकी श्लोक संभाल लेगा। अयान उन लोगों से 2 टेबल दूर बैठा हुआ था और मेनू कार्ड से खुद के चेहरे को छुपा रखा था। लेकिन रोहन की नज़र उस पर पड़ ही गई। उसने सालू से कहा, वो अयान सर है ना? कहाँ? वो उस टेबल पर देखो। रोहन ने इशारा किया तो सालू ने उस तरफ देखा और उसे भी अयान दिख गया। उसने मन में सोचा, ये मगरमच्छ यहाँ कैसे आ गया? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? अगर ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ आया है तो आज इसकी खैर नहीं। रोहन और सालू दोनों ही अपनी टेबल से उठकर अयान के पास पहुंच गए। अयान ने मेनू कार्ड से नजरें उठाकर उनकी टेबल की तरफ देखा तो दोनों टेबल से गायब थे। अयान जल्दी से उठकर मुड़ा तो रोहन से टकरा गया। अरे अरे सर, आप ठीक तो हैं? रोहन ने पूछा तो अयान उसको और सालू को खुद के सामने देखकर सकपका गया। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अयान बोला, मैं मिस शालिनी को यहाँ अपने साथ कॉफ़ी पिलाने लाया था, तभी आप दिख गए तो हम लोग यहाँ आ गए। रोहन ने जवाब दिया। तो अब अयान की नज़र सालू से मिली, जो उसे घूर कर देख रही थी। मैं अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आया था, अयान बोला। तो रोहन ने अब फिर से सालू को अपने साथ चलने को कहा। सालू जब रोहन के साथ जाने लगी तो अयान ने कहा, जब तक मेरा दोस्त नहीं आता, क्या तब तक मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूं? अपने बॉस को मना करने की जुर्रत रोहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बेमन से हामी भर दी, जिस पर अयान खुशी खुशी उनकी टेबल पर बैठ गया, जबकि सालू ने मुंह बना लिया। रोहन यहाँ सालू के साथ अकेले समय बिताने आया था और अब वो उस घड़ी को कोस रहा था जब वो अयान को देखकर उससे मिलने चला आया। अब कुछ देर तो खामोशी छाई रही। फिर रोहन ने दोबारा से बातचीत शुरू की और सालू के बारे में जानकारी लेने लगा। अयान को उन दोनों के बीच में बैठकर कोफ्त हो रही थी। रोहन ने जब सालू से उसका पर्सनल नंबर मांगा तो अयान अचानक से बोल पड़ा, तुम कहो तुम्हें शालिनी का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी दे दें तुमको? उसके इस तरह बोलने से सालू को अचानक से वो दिन याद आ गया जब एक बार अयान अपने साथ हीर को कॉफी पर ले गया था और उससे नंबर मांगने पर सालू भड़क गई थी। रोहन शौक हो गया था, जबकि सालू को हंसी आ गई, जिसे उसने छुपा लिया था। अयान खुद हैरान रह गया था कि वो इस तरह कैसे बोल गया। मैं तो बस वैसे ही नंबर मांग रहा था सर। इट्स हर चॉइस वो नंबर देना चाहती है या नहीं। रोहन बोला तो अयान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। सालू ने अपना पर्सनल नंबर रोहन को दे दिया। इसके बाद अयान अपना फ़ोन कान पर लगाकर वहाँ से साइड चला गया। कुछ देर में वो वापस आया और बोला, मेरे दोस्त का आना कैंसिल हो गया, मैं निकलता हूँ। सी यू टुमारो इन द पार्टी। अयान वहाँ से निकल गया और रोहन ने अब सालू को घर ड्रॉप करने का ऑफर किया। सालू जानती थी कि अगर वो रोहन के साथ घर गई तो रोहन जान जाएगा कि वो श्लोक के घर में रहती है। इसलिए उसने उसे मना कर दिया और बोली, सर थैंक यू इतनी अच्छी कॉफ़ी के लिए, लेकिन अब घर छोड़ने का एहसान मत कीजिए प्लीज़। इसमें एहसान कैसा? तुम्हें घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है, रोहन ने कहा। तो सालू ने उसे बहाना बना दिया कि उसके परिवार वालों ने उसे मुश्किल से जॉब के लिए हाँ बोला है। अगर लड़कों के साथ घूमती हुई दिखाई दी तो उसे जॉब नहीं करने दी जाएगी। यह बात सुनकर रोहन ने ज़्यादा जिद नहीं की और अब यहाँ से निकल गया।
सालू कैफे से बाहर निकल गई, लेकिन कुछ दूर पैदल चलने पर ही उसे अयान की गाड़ी दिख गई, जिसके बाद वो बिना देरी किए उस गाड़ी में जाकर बैठ गई। अयान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर की ओर चल पड़ा। सालू उसे घूर घूर कर देख रही थी और इस बात से इरिटेट होकर अयान ने अपनी गाड़ी रोक दी। सहगल निवास। श्लोक बाथरूम में नहा रहा था जब उसे अपने सीने पर किसी की उंगलियां महसूस हुई। श्लोक के होंठ पर मुस्कान आ गई और उसने झटके से हीर को अपने आगे की तरफ खींच लिया और उसका चेहरा थामते हुए बोला, बड़ी जल्दी है तुम्हें अपनी वाइल्ड साइड दिखाने की। हाँ हाँ, किसी को मेरी वाइल्ड साइड देखने की जल्दी थी तो मैंने सोचा कि इंतजार करवाऊं। इतना बोलकर हीर ने श्लोक के गले पर काट लिया और श्लोक की आंखें बंद हो गईं। आज हीर उस पर अपनी मनमानी कर रही थी और वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, क्योंकि उसे वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। हीर ने अब साफर बंद कर दिया था और श्लोक ने अपनी आंखें खोल दी। हीर का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने था और उसके चेहरे पर पड़ी हुई पानी की बूंदें श्लोक को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। श्लोक उसके चेहरे पर झुक गया और उसके चेहरे से पानी की बूंदों को चुराने लगा। हीर ने अपने नाखून श्लोक की पीठ पर गड़ा दिए। इस चीज ने श्लोक के अंदर उठ रही भावनाओं को और ज्यादा प्रबल कर दिया और अब हीर श्लोक की बाहों में पिघल रही थी। कुछ देर बाद दोनों अपने कमरे में थे और एक दूसरे पर प्यार बरसा रहे थे। श्लोक ने हीर के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसके चेहरे को निहार रहा था। आप क्या देख रहे हैं श्लोक जी? हीर ने उसे इस तरह देखते हुए देखा तो पूछा। श्लोक ने उसके माथे को चूम लिया और बोला, बस दिल कर रहा है कि तुम्हें देखता ही रहूं, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को अपनी आंखों में भर लूं। मुझसे कभी दूर मत जाना हीर, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। श्लोक की आंखें नम हो गई थी। श्लोक को इस तरह इमोशनल देखकर हीर घबरा गई थी और उसने जल्दी से श्लोक को अपने गले लगा लिया। श्लोक की पकड़ भी हीर पर कस गई थी। न जाने क्यों श्लोक की आंखों से आंसू बहने लगे थे। हीर ने आज से पहले श्लोक को इस तरह इमोशनल होते नहीं देखा था। श्लोक जी, आप ठीक हो? हीर ने पूछा तो श्लोक ने उसके चेहरे को चूम लिया और फिर से उसे अपने गले से लगा लिया। हीर श्लोक को परेशान नहीं देख सकती थी और आज श्लोक का डर उस पर हावी हो रहा था और इस डर का कारण क्या था यह उसे समझ नहीं आ रहा था। हीर ने अब श्लोक की पीठ पर हाथ फेरकर उसे शांत किया और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। हीर ने श्लोक को अपनी हर छुअन से एहसास दिलाया कि वो उसके साथी है और उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। हीर ने पहले श्लोक के पूरे चेहरे, फिर गले और फिर उसके कंधों को अपने प्यार की निशानियां दी। श्लोक भी उसके साथ साथ जैसे किसी अलग दुनिया में पहुंच गया था। हीर ने श्लोक के लिए ये लम्हा बेहद हसीन बना दिया था। कुछ देर बाद दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में आराम कर रहे थे। दूसरी तरफ अयान की गाड़ी में अयान और सालू एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अयान को सालू के उसे लगातार घूरने से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए उसने गाड़ी रोक दी थी। अब भी जब वो कुछ नहीं बोली तो अयान चिढ़कर बोला, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझे घूरती रहोगी। तुम और हैंडसम? बोल मत देना किसी को, वरना हंस हंस कर मर जाएगा सुनने वाला। सालू ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तो बताने का कष्ट करोगी अब कि क्यों घूर रही हो तब से मुझे? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अयान चिढ़कर बोला तो सालू बोली, ये तो तुम बताओगे मुझे कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। पहले तो तुमने मुझे रोहन सर के साथ जाने से मना किया और फिर मेरा पीछा करते हुए उसी कैफे में पहुंच गए। पीछा कर रहे हो मेरा? मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी छिपकली का पीछा करने का। वो तो मुझे भाई ने भेजा था तुम्हारे पीछे, वरना मुझे क्या मतलब है जो तुम्हारा पीछा करता फिरूं। अयान ने कहा तो सालू बोली, जीजू को क्या मालूम कि मैं कहाँ हूँ? भाई को सब पता होता है कि कौन कहाँ है। मैं भी तुम्हें इसलिए ही रोक रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम पर फिर से हमला हो। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हैं तो घर चलें? अयान बोला तो सालू ने हामी भर दी और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। सालू और अयान लड़ते झगड़ते हुए आखिरकार घर आ गए थे। श्लोक और हीर भी अपने प्यार भरे लम्हे बिताकर अभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। श्लोक जानबूझकर हीर को इशारे कर करके छेड़ रहा था, जिससे वो शर्माए जा रही थी। दादू उन दोनों को देखकर खुश थे, तो वहीं सुमन का दिल दिमाग सुलग रहा था। सुमन के दिल की आग अयान के साथ आती हुई सालू को देखकर और ज्यादा बढ़ गई।
वो मन ही मन सोच रही थी कि कहाँ तो वो अयान और श्लोक को दूर करने की सोच रही थी और कहाँ ये सालू नाम की लड़की हर समय उसके बेटे के आगे पीछे घूमती है। जिस तरह से हीर इस घर की मालकिन बन गई है, अगर उसकी बहन भी अयान को फंसा लेगी तो ये दोनों बहनें मिलकर सुमन को अपने आगे कुछ नहीं समझेंगी। नहीं, मेरे अयान के लिए मैं अपनी पसंद की लड़की लेकर आऊंगी और इस आलू का खेल तो जल्दी खत्म करना पड़ेगा। वो मन ही मन सोचते हुए बोली। अयान और सालू भी आकर सबके साथ बैठ गए। खाना खाते खाते इस श्लोक ने सालू से पूछा, सालू, कैसी रही आपकी कॉफी डेट? सब लोग सालू की ओर देखने लगे और सालू थोड़ा शर्मा गई। वो बोली, डेट नहीं थी जीजू, हम तो बस वैसे ही कॉफी पीने चले गए थे। हाँ, श्लोक ने कहा और फिर खाने लगा। उनकी बातें सुनकर सुमन को लगा कि शायद अयान और सालू एक साथ डेट पर गए थे। वो गुस्से में बुनबुना गई और खाने के बीच से उठकर चली गई। सुमन अक्सर ऐसा ही किया करती थी, इसलिए किसी को भी उसका जाना अजीब नहीं लगा। उसके जाने के बाद अयान बोला, भाई, कल की पार्टी कहाँ पर रखी है आपने और उसकी तैयारी कौन देख रहा है? पार्टी? किस बात की पार्टी भाई? दादू ने पूछा। तो श्लोक ने जवाब दिया, दादू, हमारी कंपनी का इस महीने का ग्रोथ रेट अच्छा गया और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है मैंने कल। वाह हीर बेटा, कल की पार्टी में जाने के लिए तुम और सालू शॉपिंग कर लेना, दादू ने हीर को देखते हुए कहा। तो श्लोक ने कहा, हीर इस पार्टी में नहीं जाएगी दादू। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तक हीर पर से खतरा टला नहीं है। मेरे कुछ दुश्मनों की नज़र हीर पर है अभी भी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो किसी की नज़रों में आए। श्लोक बोला तो अब दादू कुछ नहीं बोले, लेकिन हीर उदास हो गई थी। खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। सालू कपड़े बदलकर बेड पर आ गई थी। उसने देखा पानी का जग खाली था, तो वो पानी लेने किचन की ओर गई। जब वो वापस आई तो हॉल में सुमन अपने दोनों हाथ बांधे उसे घूर रही थी। आपको कुछ चाहिए था आंटी? सालू ने पूछा तो सुमन भड़कते हुए बोली, मेरे घर में मुझे क्या चाहिए, ये पूछने वाली तुम होती कौन हो? श्लोक ने थोड़ी सी दया दिखा दी, तुमको इस घर में रख लिया, वरना तुम्हारी औकात नहीं है इतने आलीशान बंगले में रहने की। सपने में भी सोचा नहीं होगा तुमने कि इतनी अमीरी वाली जिंदगी जीने को मिलेगी। आप ये क्या बोल रही हैं आंटी? मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। मेरी मजबूरी है इस घर में रहना, वरना मैं। सालू बोली तो सुमन ने उसे बीच में ही टोक दिया। बस बस, सब जानती हूँ मैं कि कितनी मजबूर हो तुम और तुम्हारी बहन जैसी लड़कियाँ सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर अमीर घर के लड़कों को फंसा सकती हैं। श्लोक फंस गया, लेकिन मेरे अयान को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने के बारे में अगर कोई ख्याल है तुम्हारे दिल में तो उसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि मेरा बेटा उसी लड़की से शादी करेगा जिससे मैं चाहूंगी। दूर रहो अयान से। समझ आई बात? सालू की आंखें भर आई थी। वो बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चली गई थी। दूसरी ओर अयान को सालू और रोहन की दोस्ती जरा भी नहीं भाई थी। उसे याद आया कैसे दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे, और ये याद करते ही उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी। इस रोहन को आज अचानक से क्या हो गया था? आज तक तो कभी ऑफिस की किसी लड़की को भाव नहीं देता था, तो अचानक से कैसे इस छिपकली को अपने साथ कॉफी पर ले गया? गया तो गया, पर्सनल नंबर भी लिया उसने, और ये पागल लड़की इसने नंबर भी दे दिया। हद करती है, अभी भी कर रही होगी उसी से बात। मुझे क्या, जो मर्जी आए वो करे। अयान अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ सो गया। श्लोक के कमरे में हीर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और श्लोक उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। हीर इस बात पर नाराज हुई थी कि श्लोक उसे अपनी पार्टी में क्यों नहीं ले जा रहा है। हीर बेबी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कल की छोटी सी पार्टी में शामिल होकर तुम क्या करोगी? तुम्हारा इंट्रोडक्शन मैं पूरी दुनिया को एक बड़ी सी शानदार पार्टी देकर करना चाहता हूँ। श्लोक ने उसे समझाया, मैं कोई फिल्म में लॉन्च होने वाली हीरोइन नहीं हूँ जिसे आप लॉन्च पार्टी देकर सबके सामने लाएंगे। अब तो सभी लोग जान गए हैं कि आपकी शादी हो गई है, तो अब क्या प्रॉब्लम है मुझे पार्टी में ले जाने में? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मुझे अपने साथ ले जाने से आपकी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके लेवल की लड़की नहीं हूँ? हीर बोली। श्लोक को उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा और वो थोड़ा जोर से बोल पड़ा, कहाँ से आती है तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें? लेवल क्या होता है? प्यार करता हूँ मैं तुमसे हीर, और वो काफ़ी है मेरे लिए।
तुम सबसे अच्छी लगती हो मेरे साथ, समझ आई बात? और रही बात पार्टी में ना ले जाने की, तो वो ठाकुर खुला घूम रहा है तुम्हें ढूंढने के लिए, इसलिए नहीं चाहता कि तुम उस पार्टी में शामिल हो। रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ मैं तुम्हें लेकर कोई भी, और अब कोई डिस्कशन नहीं होगा इस बात पर। गुड नाइट। श्लोक अपनी बात कहकर हीर की तरफ पीठ करके लेट गया था। उसे हीर की बातें चुभ रही थी। हीर भी अब लेट गई थी। उसे खुद के कहे हुए शब्दों के लिए भी बुरा लग रहा था और श्लोक का नाराज होना भी खल रहा था। कुछ देर बाद सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई थी। अगला दिन। कल रात सुमन ने सालू को जो भी बातें सुनाई थी, उसके बाद सुबह से ही सालू अयान से दूरी बनाकर रहने लगी। वो आज उससे ना तो बात कर रही थी और ना ही उसकी ओर देख रही थी। अयान ने भी नोटिस कर ली थी यह बात, और उसे लगने लगा था कि सालू शायद रोहन की वजह से उसे इग्नोर कर रही है। अयान और श्लोक ऑफिस के लिए निकल गए थे और सालू बस स्टैंड की ओर, जहाँ से उसके ऑफिस की कैब उसे लेने आती थी, वो कैब का इंतजार कर रही थी। तभी किसी ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया और सालू ने देखा तो रोहन अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके उसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर रहा था। नहीं नहीं सर, थैंक यू, लेकिन मैं ऑफिस कैब से ही ऑफिस जाना चाहती हूँ, सालू ने उसकी गाड़ी के पास जाते हुए कहा। अरे यार, जब एक ही जगह जाना है तो मेरे साथ चलो। मैं इस रास्ते से जा रहा था तो मुझे अचानक से दिख गई, वरना तो तुम ऑफिस कैब से ही जाती। कम ऑन शालिनी, रोहन ने इंसिस्ट किया तो सालू मना नहीं कर सकी और वो दोनों ऑफिस एक साथ आ गए। श्लोक और अयान एक गाड़ी से उतरे। उसी समय रोहन और सालू अपनी गाड़ी से उतरे। अयान ने जब उन दोनों को साथ में देखा तो उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। चारों एक साथ ऑफिस में एंटर हुए। श्लोक और अयान बास वाली लिफ्ट में घुसे, जबकि सालू और रोहन स्टाफ की लिफ्ट में। अयान के दिमाग में सालू और रोहन का एक साथ होना ही घूम रहा था। वो लोग जब लिफ्ट से बाहर निकले तो रोहन उन लोगों से कुछ बात करने के लिए रुक गया। सालू ने अयान को इग्नोर कर दिया और उसे क्रॉस करके वहां से चली गई। पूरा दिन बीत गया, लेकिन आज अयान को अजीब सी बेचैनी ने घेर रखा था और उसे सालू का खुद को इग्नोर करना ही याद आ रहा था। एक ही दिन में ये छिपकली इतना कैसे बदल सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं इस रोहन के बच्चे ने कॉफी में कुछ मिला के तो नहीं पिला दिया इसे, जो ये बदल गई है। अयान इसी उल्टी सीधी उलझन में उलझा हुआ कब सालू के केबिन में पहुंच गया, उसे खुद पता नहीं चला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? सालू ने अयान को देखकर पूछा तो अयान भी खुद को वहां पाकर चौंक गया। अब वो क्या बोलता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में वो बोला, तुम महेश्वरी ग्रुप के साथ हमारी जो डील हुई थी उसकी फाइल लेकर मेरे केबिन में आओ अभी। इतना बोलकर अयान वहां से निकल गया और खुद को ही कोसने लगा कि यह क्या पागलपन करके आया है वो अभी। कुछ देर बाद सालू फाइल लेकर उसके केबिन में गई और फाइल देकर जाने लगी तो अयान ने उसे रोक दिया। तुम कहाँ जा रही हो? आपने फाइल मंगवाई थी, मैंने ला दी। अब मेरा क्या काम? सालू ने बिना उसकी ओर देखे कहा तो अयान बोला, सिर्फ फाइल मंगवानी होती तो क्या मैं प्यून को बोलकर नहीं मंगवा लेता? तुमसे काम है तभी तुम्हें बुलाया है। बोलते हुए अयान सालू के पास आ गया। सालू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या काम है, बोलिए। तो देखा कि अयान बिल्कुल उसके नज़दीक खड़ा हुआ है। अयान कुछ नहीं बोला तो वो जाने लगी, लेकिन अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब करके बोला, कहाँ भाग रही हो? सुबह से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्यों? सालू खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? कल एक ही दिन में उस रोहन का इतना असर हो गया तुम पर कि तुम मुझे इग्नोर करने लगी हो? बोलो। अयान को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपने हाथों का कसाव सालू के हाथों पर बढ़ा दिया। सालू जो कल रात को सुमन की बातों से हट थी और अब अयान भी उसी तरह से बोल रहा था, तो उसकी बातों से उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने थोड़ा जोर लगाकर अपना हाथ अयान से छुड़वा लिया और उसे धक्का देते हुए बोली, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? गुलाम हूँ मैं तुम्हारी, जो तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी? दूर रहना चाहती हूँ मैं तुमसे। समझ आई मेरी बात तुम्हें? और तुम भी जितना हो सके उतना दूर रहो मुझसे। इतना बोलकर
सालू उसके केबिन से बाहर निकल गई, जबकि अयान शौक होकर केबिन के दरवाजे को देखता रहा, जहाँ से सालू अभी अभी बाहर गई थी। उसके कानों में सालू के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे और अब उसके लिए ऑफिस में रुकना मुश्किल हो गया था और वो जल्दी से बाहर निकल गया। सालू बाथरूम गई थी और वहां जाकर उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारने शुरू किए। पिछले कुछ दिनों से उसे अयान के साथ की आदत लग गई थी। जब वो काम में बिजी रहती थी तब उसे भी अयान की कमी खलती थी। फिर भी वो अपने काम में लगी रहती थी और कभी उसकी ओर अपने कदम नहीं बढ़ाती थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अयान उसे लेकर क्या सोचता है। जब वो रोहन के साथ कॉफ़ी के लिए जा रही थी तो अयान का उसे रोकना उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग को दबा लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बात को लेकर बात बनाए। लेकिन कल ही सुमन ने उसे वो सब बातें सुना दी जिससे वो डरती थी, इसलिए अब वो अयान से दूर रहना चाहती थी, जो कि उसके लिए मुश्किल था। अयान का उसे अपने करीब करना उसे भी असहज कर गया था, लेकिन उस समय गुस्सा इतना हावी था कि वो अयान को धक्का दे आई थी और अब खुद को शांत कर रही थी। कुछ देर बाद वो बाहर आकर फिर से अपना काम करने लगी। ऑफिस का टाइम आज भी जल्दी ओवर कर दिया गया था, क्योंकि आज सभी को श्लोक की दी हुई पार्टी में जाना था। दूसरी ओर हीर अपने कमरे में चक्कर पर चक्कर काट रही थी। कल रात से श्लोक उससे नाराज था और सुबह भी वो उससे बिना बात किए ही घर से चला गया था। हीर ने उसे मनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन श्लोक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, और तो और अब उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। हीर को अब उस पर गुस्सा आ रहा था और वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी। यह जल्लाद अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है सिर्फ इसे अकड़ दिखानी आती है? मैं भी आज इस घमंडी साइकिल के होश उड़ा दूंगी, फिर देखती हूँ अपना गुस्सा कब तक कायम रखता है। इतना सोचकर उसने अयान को कॉल मिला दिया। अयान, जो सालू की बातों से दुखी होकर कुछ वक्त अकेले में बिताने आया था, जब उसने देखा हीर कॉल कर रही है तो उसने खुद को नॉर्मल किया और कॉल उठाकर बोला, जी भाभी, कहिए। अयान, कहाँ हो तुम? जी, मैं किसी दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ, आप बोलिए। कुछ काम था आपको? अयान ने झूठ बोल दिया। हाँ, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। अब सुनो, मुझे आज की पार्टी में जाना है। क्या? अयान चिल्लाया। चिल्ला क्यों रहे हो? देखो, तुम मुझे उस पार्टी में लेकर जाओगे। मुझे भाई के हाथों की मार नहीं खानी है। आपको पता है ना, भाई ने मना किया है और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके फैसले के खिलाफ कोई जाए। तुम उस जल्लाद साइकिल से इतना डरते क्यों हो? देखिए, आप खुद उन्हें जल्लाद बोल रही हैं, तो आपको पता भी होगा कि वो कितने खतरनाक हैं। भाभी प्लीज, कोई और काम बोल दीजिए, ये नहीं हो पाएगा। तुम मुझे लेकर चल रहे हो या मैं ऑफिस के किसी आदमी को बुलाऊं? हीर उसे धमकाते हुए बोली। भाभी, भाई का कहना सही है, दुश्मनों की नजरें आप पर ही हैं। अयान ने उसे समझाते हुए कहा। तो हीर बोली, किसी ने मुझे नहीं देखा है तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मैं श्लोक सहगल की बीवी हूँ? मैं पार्टी में तुम्हारी दोस्त बनकर जाऊंगी। अब बस कोई ड्रामा मत करना। पहली बार तुम्हारी भाभी ने तुमसे मदद मांगी और तुम मना कर रहे हो। हीर के इतने लॉजिक सुनने के बाद आखिरकार अयान ने भी हार मान ली और वो उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए तैयार था। श्लोक भी पार्टी की तैयारी करवाकर अब घर आ गया था और रेडी होने लगा था। हीर सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने का नाटक कर रही थी और चेहरे पर उदासी लिए हुए बैठी थी। श्लोक का दिल कर रहा था कि हीर को अपनी बाहों में भर ले और उसकी सारी उदासी दूर कर दे, लेकिन अभी उसे गले लगाना मतलब हीर की पार्टी में जाने की जिद को हवा देने जैसा हो जाता। इसलिए श्लोक उससे नाराज होने का नाटक जारी रखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हीर जल्दी से बालकनी में आई और देखा तो श्लोक की गाड़ी घर से निकल गई थी। सालू पहले ही दूसरी गाड़ी में बैठकर पार्टी वाली जगह जा चुकी थी। अब हीर ने अयान को कॉल करके घर आने को बोल दिया और खुद भी रेडी होने लगी। पार्टी में श्लोक ने एक रिसोर्ट में शानदार पार्टी रखी थी। उसका पूरा स्टाफ वहाँ मौजूद था। श्लोक आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। ऑफिस की काफ़ी लड़कियों की नज़र श्लोक पर ही थी। कुछ आपस में बातें कर रही थी। कुछ भी कहो, वाइट शर्ट में श्लोक सर कहर ढा रहे हैं। हाँ यार, इतने हैंडसम श्लोक सर ने सबका दिल तोड़ दिया शादी करके। पता नहीं कौन है वो लकी गर्ल जिसने श्लोक सर को पाया है। काश
बस एक बार श्लोक सर हम पर एक नज़र डाल देते। लेकिन सर तो कभी किसी को देखते ही नहीं। उन लोगों से कुछ दूरी पर खड़ी हुई सालू को उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी। उसे अकेले खड़े हुए देखकर श्लोक उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या बात है साली साहिबा, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है अकेले में। किसे याद कर रही हैं आप? आपकी बीवी को ही याद कर रही हूँ। फिर श्लोक को लड़कियों की बातें बताती है और फिर बोलती है, अगर हीर यहाँ होती और ये बातें सुन लेती तो न जाने इन लड़कियों के क्या हाल करती। बस यही सोचकर मुझे हंसी आ रही है। सालू की बात सुनकर श्लोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन जल्दी उन दोनों की मुस्कान कम हो गई, क्योंकि सामने पार्टी हॉल के दरवाजे से अभी अभी हीर अयान का हाथ थामे आ रही थी। श्लोक को इस समय हीर पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। अयान का हाथ थामे हुए ग्रीन कलर के स्लीवलेस गाउन में हीर आज कमाल की लग रही थी। पार्टी में आए हर शख्स की नज़रें हीर पर जमी हुई थीं, जबकि श्लोक इस समय उसकी खूबसूरती को देखकर भी उस पर फिदा नहीं हो पा रहा था, बल्कि उसे हीर की जिद और अयान की नादानी पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी सारी मेहनत पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। इसी पार्टी में कुछ स्टाफ के रूप में काम करने वाले आदमी ठाकुर जयराज के थे, जो कि आजकल श्लोक के पीछे लगे हुए थे। जयराज चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक के बारे में जान सके, और यह भी कि वो हीर से किस तरह से पेश आता है। इसलिए जब उसके आदमियों को इस पार्टी के बारे में पता चला, तो वो लोग भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए कोई वेटर तो कोई बार टेंडर बन गया। श्लोक जल्दी से उन दोनों के पास जाने लगा तो देखा अयान सबको हीर का इंट्रोडक्शन अपनी दोस्त के रूप में दे रहा है। श्लोक ने फिलहाल उन्हें अकेले छोड़ना ही सही समझा, लेकिन उसके चेहरे पर आए चिढ़ के भाव देखकर हीर को बहुत मजा आ रहा था, इस बात से अनजान कि उसके जिद में उठाया ये कदम आगे उसे कितना भारी पड़ने वाला है। कुछ देर बाद हीर चर्चा का विषय बन चुकी थी, क्योंकि आज तक किसी ने अयान की किसी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सुना था, और आज हीर उसके साथ हाथ थामे यूं पार्टी में आई थी, तो सभी को यही लग रहा था कि हीर अयान की गर्लफ्रेंड है। ऑफिस की लड़कियों में अयान का भी काफ़ी क्रेज था, तो अब उसके साथ हीर को देखकर उन्हें हीर से जलन हो रही थी। रोहन भी अभी अभी पार्टी में आया ही था, और जब उसकी नज़र सालू पर पड़ी तो वो सीधा उसके पास पहुंच गया। सालू ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसके पास जाकर धीरे से बोला, यू लुक सो गॉर्जियस मिस शालिनी। ओह रोहन सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। रोहन के अचानक बोलने से सालू चौंक गई थी। दोनों बातें करने लगे। दूर खड़ा अयान उन दोनों को देख रहा था। अब वो हीर को कुछ देर के लिए अकेले छोड़कर बार काउंटर की ओर बढ़ गया और दो विस्की के गिलास पीकर अपने गुस्से को शांत करने लगा। इधर हल्के हल्के म्यूजिक पर कुछ लोग डांस करने लगे थे। श्लोक जो था तो हीर से दूर, लेकिन नजरें बराबर हीर पर ही जमा रखी थी। जब उसने देखा कि एक स्टाफ का लड़का डांस के लिए हीर से पूछ रहा है, तो वो जल्दी से उन दोनों के पास पहुंच गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मे आई डांस विद यू मिस हीर। हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसने अपना हाथ श्लोक के हाथ में दे दिया। श्लोक उसे अपने साथ हॉल के बीच में ले आया और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस करने लगे थे। श्लोक ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस अयान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। श्लोक ने उसे गुस्से से घूरा तो हीर ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उनके आसपास और भी लोग डांस करने लगे। रोहन ने भी सालू से डांस का पूछा। सालू ने एक नज़र अयान को देखा और फिर रोहन का हाथ थामकर डांस करने के लिए चली गई थी। अयान को घुटन महसूस हो रही थी और उसने अपनी टाई की नॉट को थोड़ा सा ढीला कर लिया। अयान ने भी अब अपने स्टाफ की ही एक लड़की का हाथ थाम लिया और डांस करने लगा। बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था और सब अपने कदम थिरका रहे थे। श्लोक ने हीर को कमर से होल्ड कर रखा था और उसकी आंखों में देख रहा था। गाने के बोल श्लोक और हीर के दिल का हाल बयान कर रहे थे। म्यूजिक के साथ ही सबके पार्टनर्स बदल गए थे और अब हीर अयान के पास, सालू श्लोक के साथ और रोहन के साथ कोई और लड़की आ गई थी। सबके पार्टनर्स फिर बदल गए थे और हीर फिर से श्लोक के पास पहुंच गई थी, जबकि अयान जब सालू का हाथ थामने लगा तो वो डांस छोड़कर चली गई थी।
अयान भी वहां से बाहर की ओर चला गया था। पार्टी अपने पूरे जोर पर थी जब श्लोक ने हीर को इशारे से अकेले में बुलाया। दोनों ही पार्टी हॉल के पीछे वाली साइड चले गए और जैसे हीर वहां पहुंची तो श्लोक ने उसे जोर से खींचकर दीवार से लगा दिया और बेहद गुस्से से बोला, मेरी बोली हुई बात एक बार में समझ नहीं आई थी तुम्हें? मना करने के बाद भी तुम यहाँ आ गई। क्या समझती हो खुद को? हाँ, बोलो। श्लोक ने अपने दोनों हाथों से हीर की बाजुओं को कसकर पकड़ रखा था और हीर की आंखों से दर्द की वजह से आंसू निकल पड़े थे। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई छुपकर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ ही देर बाद ये रिकॉर्डिंग जयराज के फोन में चल रही थी और ये देखने के बाद गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई थी। मतलब हमारा शक सही था। श्लोक सहगल ने पहले जबरन हीर से शादी की और अब उस पर जुल्म भी करता है। कुंदन, उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कुंदन दौड़ते हुए उनके पास आ गया और बोला, जी हुकुम। हमने तुमसे हीर को यहाँ लाने का काम सौंपा था। क्या हुआ और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? जयराज ने गुस्से में पूछा। हुकुम, श्लोक सहगल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मेरे आदमी काम में लगे हुए हैं। बस एक हफ्ता और, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। कुंदन ने कहा तो जयराज ने उसे वहां से जाने का इशारा किया और वो सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। श्लोक सहगल, बहुत बड़ी गलती की है तुमने हीर के साथ जबरन शादी करके। जयराज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोन फेंक कर तोड़ दिया। दूसरी ओर श्लोक ने जब हीर पर गुस्सा दिखाया तो हीर की आंखों में आंसू आ गए। श्लोक ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई। वो हीर के थोड़ा सा करीब हुआ तो हीर ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। श्लोक ने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हें खोने से डरता हूं मैं, समझती क्यों नहीं हो ये बात? हीर ने खुद को श्लोक की पकड़ से छुड़वाया और वहां से बाथरूम चली गई। श्लोक ने अपने हाथ को जोर से दीवार पर मारा। उसे अब हीर के आंसू तकलीफ दे रहे थे। कुछ देर खुद को शांत करने के बाद श्लोक भी पार्टी में फिर से चला गया। सालू को अजीब सा लग रहा था पार्टी में। वो सबके बीच होकर भी वहां नहीं थी। रोहन उसे उसकी तबीयत का पूछ रहा था तो उसने उसे बताया कि उसे घुटन हो रही है और वो कुछ देर के लिए अकेले में रहना चाहती है। अब रोहन ने भी उसे अकेला छोड़ना बेहतर समझा। सालू को अयान की लाल हुई आंखें याद आ रही थी। एक कशिश और दर्द था उसकी आंखों में जो सालू के दिल की गहराई में उतर गई थी। सालू ने हाल में चारों तरफ देखा तो ना उसे अयान नजर आया और ना श्लोक और हीर दिखे। उसे लगा शायद सब लोग घर चले गए हैं तो वो भी अब हॉल से बाहर आ गई और अपनी गाड़ी की ओर जाने लगी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अचानक से किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने पलटकर देखा तो अयान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। उसके चेहरे और आंखों के हाव भाव देखकर ही सालू समझ गई थी कि अभी वो उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला। अयान उसे अपने साथ ले जाने लगा तो सालू बस किसी डोर में बंधी हुई उसके पीछे पीछे चलती रही। रिसॉर्ट के एक साइड में पूल एरिया बना हुआ था और वो जगह बाकी जगह से थोड़ा अलग और अंधेरे वाली थी। अयान ने उसे झट से अपने सामने लाकर खड़ा किया और बोला, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों होना चाहती हो मुझसे दूर? अयान, तुम? चुप। सालू बोलने को हुई तो अयान ने उसके होठों पर अपनी उंगली लगाकर उसे चुप करवा दिया। तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे दूर जाने का और ना मुझे खुद से दूर कर पाओगी तुम। समझ आई मेरी बात? इतना बोलकर उसने सालू को पलट दिया और उसकी गर्दन पर झुक गया। सालू की सांसें तेज हो गई थीं। अयान के होंठ सालू की गर्दन को छूने लगे और सालू ने अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया। वो हकलाने लगी, अयान प्लीज तुम यह। उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब अयान ने उसे एकदम से पलटकर उसको खुद के करीब कर लेता है। बारिश अब तेज हो गई थी। अयान के हाथ सालू की कमर पर थे और सालू के दोनों हाथ अयान के कंधे पर। सालू कुछ बोलने को हुई तो अयान ने उसे खुद से बिल्कुल सटा लिया और उसके बारिश में भीगे हुए होठों को अपने होठों में दबा लिया। उसने सालू को एक डीप किस किया और उसके बाद उससे अलग होकर बोला, अब बोलो, क्यों होना चाहती हो मुझसे दूर? एक तो बारिश, ऊपर से अयान की नजदीकियां। सालू कांपने लगी थी। अयान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सालू, आई वांट टू टेल यू समथिंग। सालू, आई। बारिश के बीच गोली चलने की जोरदार आवाज आई और सालू अयान की बाहों में झूल गई।
अयान तो हक्का बक्का रह गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। उसने अपने एक हाथ से सालू को थाम रखा था और अपने दूसरे हाथ को उसने सालू की कमर से हटाया तो देखा उसका हाथ खून से लथपथ है। सालू, उठो सालू, होश में आओ, वो बदहवास सा बोला। गोली की आवाज़ सुनकर बाहर आते कुछ और लोग भी उसी ओर दौड़ आए जहां अयान सालू को अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा था। किसी ने श्लोक को इसकी खबर दी तो वो जल्दी से वहां पहुंचा। हीर भी उसी के पीछे थी और जब उसने सालू को इस हाल में देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और सालू के पास पहुंच गई। अयान, क्या हो गया है सालू को? हीर को पैनिक करता देख श्लोक जोर से बोला। पार्टी इज ओवर, अयान चलो हॉस्पिटल अभी। इसके बाद अयान जल्दी से सालू को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। हीर और श्लोक भी उनके पीछे ही थे और रोहन भी उनके साथ हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अयान और हीर बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर को देखे जा रहे थे, जबकि श्लोक इस समय सचिन से बात कर रहा था। रोहन एक साइड में खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। श्लोक गुस्से में बोल रहा था, इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हो तुम सचिन? मैंने सिक्योरिटी की खास व्यवस्था करने को कहा था तुमसे, तो फिर ये हमला कैसे हो गया? मेरे आदमी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं श्लोक, सचिन ने जवाब दिया तो श्लोक बोला, वो बचना नहीं चाहिए और पता लगाओ कि निशाना कौन था, क्योंकि सालू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर उस पर गोली कैसे चली? कहीं असली टारगेट अयान तो नहीं था? मुझे कल तक सब जानना है। श्लोक, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज, सचिन ने कहा तो श्लोक ने अपनी आंखें बंद कर ली और फोन काट दिया। श्लोक उन दोनों के पास आया और अयान से बोला, तुमने किसी को देखा था? आई मीन जब गोली चली थी तो सालू तुम्हारे साथ थी ना? कुछ अलग या अजीब मूवमेंट नोटिस की तुमने? नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। तुम लोग क्या कर रहे थे उस जगह पर, पूरे रिसोर्ट से अलग अंधेरे में? श्लोक बोला तो अयान ने नजर चुरा ली। नज़र मिलाकर बात करो यान, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। यह मामला बहुत गंभीर है तो कुछ भी छुपाना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो अब। श्लोक गुस्से में बोला तो अयान बोला, वो भाई, वो सालू मुझे सुबह से इग्नोर कर रही थी, इसलिए मैं उससे पूछना चाहता था कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी। बस इसलिए हम लोग वहाँ थे। हाँ, यह बात तो तुम उसे घर पर भी पूछ सकते थे, फिर यहाँ कुछ छुपा तो नहीं रहे हो तुम? श्लोक ने शक भरी नजरों से देखा तो अयान कुछ नहीं बोला। श्लोक भी अब आगे कुछ नहीं बोला। उनकी बातें सुनकर रोहन को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया था कि सालू का श्लोक से कोई निजी संबंध है, तभी वो उसकी इतनी परवाह कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और सब लोग उनके पास गए। डॉक्टर ने सबको बताया, डरने की कोई बात नहीं है, कंधे में गोली लगी थी जो हमने निकाल दी है और अब पेशेंट खतरे से बाहर है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए और बाकी सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद सालू को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और अब वो होश में भी आ गई थी। सब लोग उससे मिलने के लिए पहुंच गए। सबसे पहले अयान उसके पास पहुंचा और बिना किसी की परवाह किए उसके माथे को चूम लिया। अयान की हरकत से सुलूक का शक यकीन में बदल गया कि अयान सालू को अपने दिल की बात बताने के लिए अलग साइड लेकर गया था। ठीक हो तुम? प्लीज मुझसे दूर मत जाना सालू, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इससे पहले कि ज़्यादा देर हो, मैं अपने दिल की बात तुमसे बोलना चाहता हूँ। तुमसे लड़ते झगड़ते कब तुम मेरे दिल में उतरती चली गई, मुझे नहीं पता। आई लव यू सालू, आई लव यू सो मच। एक सांस में अयान ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो सालू ने अपनी आंखें मूंद ली। श्लोक उनके पास आया और बोला, उसे आराम की ज़रूरत है अयान, प्लीज़। अयान अब पीछे होकर खड़ा हो गया और देखने लगा। हीर सालू से मिली और उसके पास बैठ गई। श्लोक भी उससे मिला और उसके बाद रोहन भी आकर मिला। रोहन का चेहरा उतर गया था जब से उसने अयान के मुंह से सालू के लिए इज़हार मोहब्बत सुना था। कहीं ना कहीं वो भी सालू को पसंद करने लगा था, लेकिन अपने बॉस की मोहब्बत पर हाथ डालने की हिम्मत उसमें नहीं थी। कुछ देर रुकने के बाद वो भी अपने घर के लिए निकल गया। हीर और अयान हॉस्पिटल में रुकना चाहते थे, लेकिन श्लोक ने उन्हें घर जाने के लिए बोल दिया और श्लोक की बात काटने की हिम्मत उन दोनों में ही नहीं थी। हीर और अयान जाने के लिए उठ गए तो श्लोक ने उन्हें रोक दिया और बोला, अयान तुम यहाँ रुको कुछ देर, मुझे हीर से कुछ बात करनी है। अयान रुक गया
और श्लोक के पीछे हीर कमरे से बाहर निकल गई। श्लोक उसे अपने साथ दूसरे खाली कमरे में ले गया और बोला, देख लिया जिद करने का नतीजा। बोला था ना मैंने कि हमारे दुश्मनों की नज़र हम पर है, लेकिन तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी थी। आज की ये गोली तुम्हारे लिए भी हो सकती थी और सालू की जगह उस रूम में तुम लेटी होती। श्लोक की बातों का हीर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि श्लोक जो बोल रहा था वो सब कहीं ना कहीं सच है, और आज शायद इस गोली की हकदार हीर थी और हमेशा की तरह उसकी जगह शिकार उसकी बहन को बनना पड़ा है। हीर की आंखें बह निकलीं और वो श्लोक के सीने से लगकर रोने लगी। श्लोक ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हीर तुम नहीं जानती तुम कितनी खास हो मेरे लिए। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को इतना सस्ता मत समझो। आई लव यू सो मच। आई एम सॉरी श्लोक जी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। सुबकती हुई हीर ने कहा तो श्लोक ने उसके चेहरे को अपनी ओर किया और उसके माथे को चूमकर कहा, वैसे तुम्हें यह रूम याद है? दूसरी तरफ अयान सालू का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। हालांकि सालू होश में थी, लेकिन फिर भी वो अयान से इस समय नजरें नहीं मिलाना चाहती थी। इसलिए वो अपना मुंह दूसरी ओर करके आंखें बंद किए हुए लेटी रही। इधर हीर ने जब नजरें घुमाकर पूरा कमरा देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने श्लोक की ओर देखा तो श्लोक मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। इस कमरे से ही हमारी शादी की कहानी शुरू हुई थी ना? हीर प्यार से बोली तो श्लोक ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, हाँ, यही तो तुम छुपी हुई थी और मैं भी बात करते हुए इसी कमरे में आ गया। वैसे किस्मत ने क्या खेल खेला ना, तुम भी यहीं छुपी, मैं भी यहीं आया और फिर हमारा मिलना, तकरार और शादी। लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हीर जल्दी से श्लोक के चेहरे की ओर मुड़ी और उसके गाल पर किस करके जल्दी से बाहर निकल गई। श्लोक अभी अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि हीर वहाँ से बाहर निकल गई है, तो वो भी जल्दी से बाहर आया। इसके बाद उसने अयान को अच्छे से घर जाने की हिदायत दी और पूरी सिक्योरिटी के साथ उन्हें घर भेजा। दूसरी ओर ब्रजेश ठाकुर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था और उसे सारी बात बताने के बाद उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोला, इसका मतलब हमारी चिड़िया हमारे पुराने दुश्मन के घर में ही कैद है। यह सैगल परिवार बार बार मुझे मजबूर करता है अपने हाथ खून से रगड़ने को। इस बार ऐसा बार करूँगा कि एक साथ पूरा सैगल खानदान मिट जाएगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।